क्या हुआ है? हल्ला मत करिए। आईडी कार्ड काहे चेक करते हैं? हाँ, चलिए दोस्तों शांत हो जाइए, ठीक है। और इकोनॉमी के चौथे चैप्टर पर आ गए। क्या नाम है चैप्टर का? बैंक को समझना है और फिर बैंक के प्रकार को समझना है, उनके कार्यों को समझना है, और अंत में इसी चैप्टर में हम मौद्रिक नीतियों का जिक्र करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने कि बैंक क्या है, तो अगर हम बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, तो बैंक को वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। बैंक को वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का रीढ़ कहा जाता है। आर्थिक गतिविधि समझते हैं ना, जिनका संबंध रुपयों पैसा कमाने से है, यानी कि वे सभी कार्य जिससे आपके जीवन यापन चलेगा, वे कार्य जिनसे आपको कमाई होगी और आपका जीवन यापन चलेगा, वो आपका आर्थिक कार्य हो गया। तो आर्थिक कार्य के अंतर्गत कई प्रकार की क्रियाएं शामिल था, जिसमें हम 4 क्रियाओं को तो पढ़ ही लिए थे: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। एक अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है, उनमें बैंक की भूमिका काफी अहम है, ठीक है। उनमें बैंक की भूमिका काफी अहम है। अगर हम अर्थव्यवस्था से बैंक को हटा दे, अगर हम एक अर्थव्यवस्था से बैंक को हटा दे, तो क्या लगता है कि आर्थिक गतिविधियां जो अभी चल रहा है, अभी जिस तरह से चल रहा है, उस तरह से चलती रहेगी? संभव है? आज बैंक के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना भी करना मुश्किल है दोस्तों। आज अगर अर्थव्यवस्था से बैंक को हटा दे या बैंक को निकाल दे, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था हमारी ठहर सी जाएगी। तो वर्तमान समय में बैंक का महत्व काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अर्थव्यवस्था बैंक के बिना गतिशील हो ही नहीं सकती है। अभी आपको एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजना हो तब बैंक चाहिए। हालांकि बैंक के अतिरिक्त पैसे भेजने का काम थर्ड पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैंक की भागीदारी उसमें होती है। उसके बाद बैंक अर्थव्यवस्था में हमारे पूंजी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप जानते थे कि बचत से पूंजी का निर्माण होता है, बचत करने से पूंजी का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा नंबर चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि पूंजी का निर्माण कैसे होता है। लेकिन एक बचत पूंजी का स्वरूप तब लेता है जब वह बचत बैंकों के पास पहुंचता है। अगर सब अपने घर में बचत करके रख ले, तो क्या उस बचत का निवेश, उस बचत का अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लोग बचत करते हैं, छोटे छोटे बचत के रूप में वे बचत बैंकों में जमा होकर एक बड़ी पूंजी बनती है, और तब बैंक एक बड़ी पूंजी को किसी को उधार देने के लिए तैयार होते हैं। वे उधार का पैसा निवेश होता है, जिससे नया उत्पादन बढ़ता है, जिससे नई नौकरियां के अवसर सृजित होते हैं। अगर बैंक ही नहीं रहेगा तो लोगों का बचत इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लोगों का बचत इकट्ठा नहीं हुआ तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। पूंजी का निर्माण नहीं होगा, लोगों को उधार नहीं मिलेगा। लोगों को उधार नहीं मिलेगा, वे निवेश नहीं करेंगे। निवेश नहीं करेगा, नया उत्पादन नहीं होगा, और नया उत्पादन नहीं होगा तब तक नौकरी
नहीं मिलेगी दोस्तों। तो जो भी बात है सीधा एक ही बात है कि बैंक के बिना वर्तमान में अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में बैंक का योगदान सबसे ज्यादा है। आर्थिक गतिविधियों का रीढ़ बैंक को ही माना जाता है। यह बैंक कैसे उत्पन्न हुआ दोस्तों, यह बैंक शब्द कहां से आया, इसका पता तो आज भी ठीक तरह से किन्हीं को नहीं है कि बैंक शब्द आया कहां से। यानी बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ठीक ठाक अंदाजा किसी को नहीं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है, या दो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन समय में इटली के कुछ व्यापारी होते थे जो रुपए उधार देने का काम करते थे, रुपए उधार देने के काम करते थे। और इटली के जो व्यापारी रुपये उधार देने का काम करते थे वे अपने पास एक बेंच रखा करते थे और उस बेंच को वे बेंची कहते थे। क्या कहते थे? बेंची कहते थे या बेंचेरी कहते थे या क्या कहते थे। ऐसा माना जाता है कि इटली के व्यापारी जो मुद्रा उधार देने का व्यापार करते थे और इटली के जो व्यापारी मुद्रा उधार देने का या ऋण देने का जो काम करते थे वे अपने पास एक बेंच रखा करते थे। बेंच समझ रहे हैं ना आप, एक बेंच रखा करते थे, उसे बेंची या बेंचेरी कहते थे, या इटली के व्यापारियों को ही बेंची या बेंचेरी कहा जाता था। माना जा रहा है कि यही बेंची और बेंचेरी आगे चलकर किस शब्द में कन्वर्ट हो गया? बैंक शब्द में। तो अधिकांश लोगों का मानना है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इसी बेंची या बेंचेरी से हुई है। बेंची और बेंचेरी किसे कहते थे? इटली के उस व्यापारी को कहते थे या इटली के उस व्यापारी के बेंच को कहते थे जो व्यापारी मुद्रा उधार देने का काम करते थे, ऋण उधार देने का काम करते थे। दूसरा एक और उत्पत्ति का एक और कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रीक शब्द है बैंक्यू। एक ग्रीक शब्द क्या है? बैंक्यू। और इसी ग्रीक शब्द से आगे चलकर माना जाता है बैंक्यू, और बैंक्यू से ही माना जाता है कि किसकी उत्पत्ति हो गई है? बैंक की उत्पत्ति हो गई। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये आज भी रहस्य का विषय है। किसी को सटीक अनुमान नहीं है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन फिर भी दो कॉन्सेप्ट हैं जो बैंक की उत्पत्ति के बारे में कुछ क्लियर रास्ता खोलता है। और ये दो कॉन्सेप्ट ही हैं दोस्तों कि बैंक शब्द या बेंची या बेंचेरी से निकला हुआ शब्द है या बैंक्यू से निकला हुआ शब्द है। बेंची या बेंचेरी इटली के व्यापारियों को कहा जाता था या इटली के व्यापारियों के बेंच को कहा जाता था जो मुद्रा लेन देन का कार्य करते थे, उधार लेन देन का कार्य करते थे। ठीक है। या दूसरा आप कह सकते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बैंक्यू से हुई है। ग्रीक शब्द बैंक्यू से हुई है। तो क्या बैंक के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। क्या बैंक के बिना वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से संपन्न हो रही है क्या उस तरह से संपन्न होगा? नहीं होगा। अब ये आ जाए, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाइयों और बहनों, कल से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी बैंक है अब वह खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन जिनका पैसा जमा है बैंक में उनको रात में ही घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। क्या लगता, त्राहिमाम मचेगा कि नहीं दोस्तों? बैंक हमारे जिंदगी में इस तरह घुल मिल गए हैं दोस्तों, और जब से जनधन खाता खुल चुका है, ठीक है, तब से तो बैंक के बिना अब जीवन जीना संभव नहीं है लोगों का।
आपको पैसा भेजना है एक जगह से दूसरा, बैंक चाहिए। आपको सरकारी योजना का लाभ लेना है, बैंक में खाता खुलवाइए। बैंक का महत्व कुछ इस तरह से है कि एक गरीब व्यक्ति सामाजिक योजनाओं, सरकार के द्वारा समाज को सशक्त करने के लिए जो योजना चलाए जा रहे हैं, उस योजना का भी लाभ उन्हें बैंक के माध्यम से ही मिलेगा। बैंक के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ भी आजकल मिलना संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन बैंक कहेंगे किसको? बैंक कहेंगे किसको? बैंक क्या है? ठीक है, बैंक किसको कहेंगे दोस्तों? तो बैंक एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुद्रा जमा स्वीकार करती है तथा उधार का मतलब ऋण प्रदान करती है। बैंक वर्तमान में व्यापक काम करते हैं, काफी ज्यादा काम करते हैं, और बैंक के एक कामों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो कम से कम कितने कार्य करे, अधिक से अधिक बैंक कई कार्य करते। बैंक के कार्य काफी विस्तृत है, लेकिन एक वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बैंक कहलाए, इसके लिए उसे दो काम करना जरूरी है। और वो दो काम कौन है? हाँ, मुद्रा जमा करना और ऋण प्रदान करना। अगर कोई वित्तीय संस्था ये दो काम कर रही है तो निश्चित रूप से उस वित्तीय संस्था को क्या कहेंगे? बैंक कहेंगे। अगर दो काम में कोई एक ही काम हो रहा है तब उसे बैंक नहीं कहा जाएगा। आप जानते हैं डाक घर में भी खाता खोला लीजिए, वहां भी पैसा जमा कर सकते। डाक घर में भी खाता खोला करके आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो क्या डाकघर को आप बैंक कहिएगा? नहीं, डाकघर बैंक नहीं है। क्यों? तो वे जमा तो लेता है लेकिन ऋण प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है? नहीं। तो डाकघर बैंक की तरह कार्य तो करता है लेकिन वो बैंक नहीं कहलाएगा, क्योंकि बैंक कहलाने के लिए किसी संस्था को कम से कम कितने कार्य करने होंगे? दो कार्य करने होंगे। बैंक के अधिक से अधिक ढेर कार्य, जैसे सरकारी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने का भी काम बैंक करते हैं। बैंक के कार्य वर्तमान समय में काफी विस्तृत है, लेकिन एक वित्तीय संस्था बैंक कहलाए, इसके लिए उसे कम से कम कितने कार्य करना पड़ेंगे? दो कार्य करना पड़ेंगे। अगर कोई वित्तीय संस्था दो में से कोई एक ही कार्य कर रहा है तो वो वित्तीय संस्था कहलाएगा, लेकिन वो बैंक नहीं कहलाएगा। LIC में भी जाकर के पैसा जमा कर दीजिए, बचत वाला जमा ले लेगा LIC, लेकिन LIC को आप बैंक कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है वे भी हमारे जमा को स्वीकार करता है भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिसी के माध्यम से, लेकिन हम LIC को बैंक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि LIC आपको ऋण प्रदान नहीं करेगा। एक बैंक होने के लिए कम से कम कितने शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, और वे शर्त कौन कौन है? कोई दिक्कत? बैंक क्या है? कोई दिक्कत? बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मुद्रा जमा स्वीकार करती है और ऋण। एक वित्तीय संस्था को बैंक कहलाने के लिए न्यूनतम कितने कार्य करने होंगे? और वे न्यूनतम दो कार्य क्या हैं? क्लियर हो गया? अब आइए कि भारत सरकार ने आजादी के 2 साल बाद, भारत सरकार आजादी के 2 साल बाद यानी कि 1949 में बैंकिंग कंपनी एक्ट पारित किया। हाँ, ठीक है, बैंकिंग कंपनी
एक्ट को भारत सरकार कब पारित किया? 1949 में पारित किया। आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आजादी के बाद भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम उठाए वे बैंकिंग कंपनी एक्ट को पारित करके, और भारत सरकार के द्वारा जो बैंकिंग कंपनी एक्ट पारित किया गया दोस्तों, इसमें भी बैंकिंग को परिभाषित करने का कार्य किया गया, अर्थात बैंक को परिभाषित करने का कार्य किया गया। यानी कि इस एक्ट में भी बैंक की परिभाषा दी गई है। बैंक की परिभाषा तो आप समझ गए ना, लेकिन इस एक्ट में भारत सरकार या भारतीय संसद ने इस एक्ट में बैंक या बैंकिंग को कैसे परिभाषित किया है, तो बड़ी जबरदस्त तरीका से परिभाषित किया दोस्तों। पहला लाइन ही जबरदस्त है कि बैंकिंग कंपनी वो है जो बैंकिंग का कार्य करती है। ठीक है, हल्ला मत करिए, समझिए। ठीक है, कितना रोचक शब्द है कि बैंकिंग कंपनी वो है जो बैंकिंग का। ऐसा ही परिभाषा मुद्रा के संदर्भ में हार्टले विदर्श ने दिए थे। ठीक है, मुद्रा का कार्य काफी ज्यादा विस्तृत हो जाने के कारण मुद्रा का कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं, आप जान ही चुके थे। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री ने अपने अलग अलग नजरिए से मुद्रा को परिभाषित करने का काम किया। उसमें एक बड़ा रोचक परिभाषा था प्रोफेसर हार्टले विदर्श का कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा के कार्यों को आप फरियाते रहिए कि क्या क्या कार्य हैं। वहीं एक तरह से यानी कि कहिए कि हमको लगता है कि भारतीय संसद हार्टले विदर्श के इस लाइन को बड़ी गहन अध्ययन कर लिया था, क्योंकि पहला लाइन है बैंकिंग के परिभाषा में कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। हालांकि एक्ट में बैंकिंग के कार्य को परिभाषित किया गया है और बैंकिंग के कार्य को जिस भी तरह से परिभाषित किया गया उसी कार्य के बैंकिंग के कार्य का अर्थ है उधार एवं निवेश हेतु जनता से जमा के लिए मुद्रा स्वीकार करना और जनता के द्वारा मांग करने पर उसे चेक या फिर अन्य किसी माध्यम से क्या कर देना, भुगतान कर देना। यानी कि इस एक्ट में भी बैंकिंग कार्य के अंतर्गत कितने कार्य रखे गए? 2, जमा और फिर मतलब भुगतान करना, जमा देना और फिर जमा जो ले रहा है वो उधार के लिए ले रहा है या निवेश के लिए ले रहा है। तो मुख्य रूप से भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट में भी बैंक उसे माना गया है जो कम से कम कितने कार्य करे? 2, मुद्रा जमा लेने का और दूसरा उधार प्रदान करने का। कोई दिक्कत दोस्तों? ऐसा कोई भी वित्तीय संस्था, बहुत देखेंगे कुछ वित्तीय संस्था जमा लेता है लेकिन उधार नहीं देता है, वो बैंक नहीं है। वे बैंक के तरह कार्य कर रहा है लेकिन वो बैंक नहीं है। ठीक, कुछ वित्तीय संस्था ऐसे भी होते हैं जो ऋण देने का कार्य करती है लेकिन जमा नहीं लेती है, वो भी बैंक नहीं है। बैंक कहलाने के लिए कम से कम 2 कार्य तो करना ही पड़ेगा, जमा लेना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए बैंकों के प्रकार को समझते। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंकों के प्रकार कई प्रकार के होते हैं और बंटवारा करने के दृष्टिकोण भी कई है। अगर हम बैंकों को बांटने का प्रयास करें तो बैंक को कई दृष्टिकोणों से बांटा जाता है, लेकिन हम उन्हीं प्रकारों पर जिक्र करेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, उसी को फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बैंक मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। बैंक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। दूसरा केंद्रीय बैंक। तो बैंक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक कहिए या व्यापारिक बैंक कहिए, बात बराबर है। केंद्रीय बैंक
इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक देश में केंद्रीय बैंकों की संख्या केवल कितनी होती है, और भारत में ये कौन है? आरबीआई। लेकिन जब आप व्यापारिक बैंकों की बात करिएगा तो व्यापारिक बैंक ढेर सारी होती हैं। तो बैंकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक का सीधा संबंध किससे होता है? जनता से। और केंद्रीय बैंक का सीधा संबंध किससे होता है? सरकार से होता है। एक देश ने ऐसा बैंक जिसका प्रत्यक्ष कारोबार किसके साथ है, वो क्या कहलाता है? व्यापारिक बैंक। ऐसा बैंक जिसका प्रत्यक्ष कारोबार जनता के साथ है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? और ऐसा बैंक जिसका प्रत्यक्ष कारोबार सरकार के साथ है, जनता के साथ उसका अप्रत्यक्ष तरीके का कारोबार है, तो वो कौन है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसी देश में केवल कितने होते हैं? एक होते हैं, और वे सरकार के ही होते हैं, प्राइवेट नहीं हो सकता। कोई भी देश हो, चाहे पूंजीवादी देश हो, समाजवादी देश हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हो, कोई भी देश हो, केंद्रीय बैंक सरकार का ही होता है। तो केंद्रीय बैंक का चर्चा हम आगे करेंगे दोस्तों। फिलहाल समझते हैं किसको? व्यापारिक बैंक को। व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक और केंद्रीय बैंक में मुख्य अंतर तो आप समझ ही गए हैं ना, कि व्यापारिक बैंक वो बैंक है जो जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करती है। केंद्रीय बैंक वो है जो सरकार के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करती है। जिस तरह व्यापारिक बैंक के कस्टमर देश के जनता होते हैं, उसी तरह केंद्रीय बैंक का कस्टमर सरकार होते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार इसका कस्टमर हो गया। ठीक है। केंद्रीय बैंक के कस्टमर में कौन आते हैं? सरकार, सभी सरकार, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, सब इसका कस्टमर हो गया। हाँ, विदेशी सरकार को भी, अगर विदेशी कोई गवर्नमेंट का भारत में खाता खुलाना है तो ये सीधे सेंट्रल बैंक में खुलाएंगे। तो आगे हम केंद्रीय बैंक के जिक्र करेंगे काफी डिटेल में। फिलहाल आ जाते हैं व्यापारिक बैंक को समझते हैं दोस्तों। व्यापारिक बैंक वो बैंक है जो मुख्यतः किसके साथ कारोबार करती है? जनता के साथ। और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों यही जमा स्वीकार करना। ठीक है। ये बैंक जो है जनता से जमा स्वीकार करती है, जनता से जमा स्वीकार करती है। इसके बाद ये अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। एक होता है अल्पकालीन का मतलब होता है साल भर या साल भर से कम। अल्पकालीन का मतलब साल भर से कम। और मध्यकालीन का मतलब होता है 5 साल। ठीक है, 1 साल से लेकर 5 साल। और जब 20 साल तक का हो जाए तब उसे दीर्घकालीन कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका है ऋण के अवधि को इस तरह से बांटने का, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण मतलब जिसका भुगतान 1 साल में कर देना है। मध्यकालीन ऋण जिसका भुगतान 5 साल में कर देना है। दीर्घकालीन ऋण जिसका भुगतान 20 साल में करना है। तो व्यापारिक बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रायः नहीं प्रदान करते। कर सकता लेकिन करते नहीं है। वे प्रायः कैसे ऋण प्रदान करते हैं? अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने से व्यापारिक बैंक बचते हैं। तो व्यापारिक बैंक का सबसे पहला गुण यह कि इसका सीधा संबंध देश की जनता के साथ होती है, यानी कि वो बैंक जो जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करती है उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। दूसरी विशेषता कि यह व्यापारिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करती है और अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करती। किसको? व्यापारी वर्ग को या किसी और को जिसको जरूरत है उसको यह प्रदान करता है। दूसरी, पहली विशेषता तो आप समझ गए हैं, ये आपका किस दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता व्यापारिक बैंक का कि ये व्यापारिक बैंक की खासियत है जमा पर कम ब्याज, जमा पर कम ब्याज तथा
ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। ठीक है, ऋण पर अधिक ब्याज लेती है। व्यापारिक बैंक जनता से जो जमा लेती है उस पर ब्याज काफी कम देती है, और जनता को जो उधार ऋण देती है, लोन देती है, उस पर ब्याज काफी अधिक लेती है। यह खासियत है व्यापारिक बैंक का। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं, ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। कहिएगा ऐसा काहे? तो बैंक में नौकरी करिएगा तो पेमेंट कौन से देगा आपको? बैंक। ठीक है, तो यही है बैंक के कमाई का मुख्य जरिया। ठीक है, ठीक है। चौथी विशेषता यह होती है व्यापारिक बैंकों का कि ये अपने ग्राहक के लिए एजेंट के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, एजेंट के तौर पर काम करता है। अब एजेंट के तौर पर काम करने का मतलब क्या हुआ? मतलब है कि अगर आप आदेश दीजिएगा अपने बैंक को तो वे आपके पैसे को आपके तरफ से आपके पॉलिसी को भर देगा, वो आपके तरफ से आपका टैक्स पे कर देगा समय समय पर। तो बैंक अपने ग्राहकों के तरफ से उनके टैक्स पे करते हैं, बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से उनके बीमा किस्त को भरते हैं, बैंक अपने ग्राहकों के लिए ट्रस्टी का भी काम करते हैं, बैंक अपने ग्राहकों के संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं, बैंक अपने ग्राहकों के संपत्ति का भी देखभाल करते हैं। बहुत जगह होता है कि एनआरआई सब, एनआरआई मतलब समझ रहे ना, विदेश में चल गया, अब भारत में उसका अरबों खरबों डॉलर का संपत्ति है, अब वो चल गया विदेश, क्या करेगा? बैंक को दे दिया, बैंक रख लिया उसको, और विभिन्न तरह से उससे बैंक फिर शर्तों के अनुसार उससे कमाई का जरिया बनाते हैं। तो व्यापारिक बैंक की 3 मुख्य विशेषता को याद रखना है। व्यापारिक बैंक के 3 मुख्य विशेषता। व्यापारिक बैंक जो है जनता के साथ अपना प्रत्यक्ष कारोबार करती है, या व्यापारिक बैंक का, कमर्शियल बैंक का परिभाषा ही है दोस्तों कि ऐसा बैंक जो जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करे, ऐसा बैंक जो जनता के साथ प्रत्यक्ष कारोबार करे उसे ही व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य होते हैं जनता से जमा स्वीकार करना और अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना। व्यापारिक बैंक प्रायः दीर्घकालीन ऋण देने से बचते हैं। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति में ही वे दीर्घकालीन ऋण देने के लिए तैयार होते, नहीं तो वे दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक की तीसरी बड़ी खासियत होती है कि ये जमा पर कम ब्याज देते हैं, ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। और चौथी बड़ी खासियत यह है कि व्यापारिक बैंक अपने कस्टमर का एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं, यानी उनके तरफ से उनका कर अदा कर देना, उनके तरफ से उनके लिए शेयर खरीद कर उन्हें सुरक्षित रखना, इस तरह का काम अगर हो रहा है तो ये किस तरह का काम है? एजेंट वाला काम है। क्या है दोस्तों? एजेंट वाला। कोई दिक्कत व्यापारिक बैंक में? व्यापारिक बैंक के 4 मुख्य खासियत समझ गए हैं? क्या क्या? पहला याद रखना, ध्यान दीजिए, व्यापारिक बैंक किसके साथ प्रत्यक्ष कारोबार करती है? व्यापारिक बैंक का मुख्य काम है जमा स्वीकार करना, और व्यापारिक बैंक पर दीर्घकालीन ऋण, जिस ऋण की भुगतान की अवधि 20 वर्ष तक का हो उसे क्या कहते हैं? जिस ऋण की भुगतान की अवधि 5 साल तक हो, जिस ऋण की भुगतान की अवधि 15 महीने तक हो, या 1 साल से कम भी हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? तीसरी खासियत, व्यापारिक बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं, ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं। चौथा विशेषता, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट के भी तौर पर काम करते हैं। आइए अब समझते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कितने तरह के होते हैं? व्यापारिक बैंक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी व्यापारिक बैंक और देशी। और देशी कहने का मतलब क्या? भारतीय व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक को हम पुनः कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, विदेशी और भारतीय।
अब विदेशी व्यापारिक बैंक क्या है? ऐसे व्यापारिक बैंक जिसका मुख्यालय और उत्पत्ति अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में हुई। ऐसे व्यापारिक बैंक जिसका मुख्यालय या जिसकी उत्पत्ति दूसरे देशों में हुई है लेकिन उनके शाखाएं हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी। तो विदेशी बैंक वे बैंक है जिसका मुख्यालय कहीं और पर है, जिसकी और उसे आप समझ ही रहे हैं विदेशी बैंक क्या है। क्या इसमें कोई दिक्कत है बताने का? ठीक है, इसमें कोई बताने का दिक्कत नहीं। क्या है विदेशी, क्या है भारतीय? ठीक है, प्रमुख विदेशी बैंक का नाम दिया है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सिटी बैंक, एचएसबी बैंक। ये सब बैंक क्या है? विदेशी बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की जो शाखाएं हैं भारत में, स्टैंडर्ड और चार्टर बैंक कैसा बैंक है? विदेशी बैंक। क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां? लंदन में स्थित है। उसी तरह सिटी बैंक का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यह स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुआ, सिटी बैंक का उत्पत्ति अमेरिका में हुआ। सिटी बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक का मुख्यालय लंदन में है, लेकिन उनकी शाखाएं भारत में भी खुली हुई है। उन शाखाओं में भारत की भी जनता जाकर अपने खाते खुलाकर मुद्रा जमा कर सकता है, उधार ले सकता है। वो बैंक कौन हो गया? विदेशी बैंक। जिसकी उत्पत्ति मुख्यालय भारत में है वे क्या कहलाएंगे? जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, जिसका मुख्य मुख्यालय भारत में है, वे क्या कहलाएंगे? भारतीय बैंक। तो भारतीय बैंक कौन है, विदेशी बैंक कौन है, इसमें आपको अंतर करने में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी होगा। अब भारतीय बैंक जो है, ठीक है, भारतीय विदेशी बैंक भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। भारतीय विदेशी बैंक भी कितने तरह के? 2 तरह के। एक सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, और दूसरा निजी क्षेत्र के। भारतीय व्यापारिक बैंक को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, निजी क्षेत्र का बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। निजी क्षेत्र का बैंक और अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसे कहेंगे? ऐसा बैंक जिसका कम से कम 51% या 50% से जिस बैंक के कुल चुकता पूंजी का या कुल शेयर का 51 या 50% से अधिक हिस्सा, 50% से अधिक हिस्सा किसके पास है? सरकार के पास है, चाहे वो राज्य सरकार के पास हो चाहे वो केंद्र सरकार। लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया जो है वह केंद्रीय सूची का विषय है। बैंकिंग किसका विषय है? केंद्र। 3 सूचियां है ना 7वीं अनुसूची में, तो बैंकिंग किसमें है? बैंकिंग किसमें है? संघ सूची का विषय है या केंद्रीय सूची का विषय है। तो बैंकिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वे बैंक होते हैं जिस बैंक के कुल जमा पूंजी का 51% हिस्सेदारी पर किसका वर्चस्व होता है? निजी क्षेत्र वो है जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है। निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंक है जिस पर निजी क्षेत्र का अधिकार है। सरकारी बैंक वे है कि जिसके शेयर में कम से कम, जिसकी कुल चुकता पूंजी में कम से कम 51% या 50% हिस्सा किसके पास है? सरकार। वर्तमान समय में सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। जो पहले 21 हुआ करते थे। जो पहले क्या हुआ करते थे? 21 हुआ करते थे, लेकिन जिसकी संख्या 21 थी वो अब घटकर क्या रह गया है? 12 रह गया। हालांकि 12 में आईडीबीआई लिमिटेड शामिल नहीं है। आईडीबीआई लिमिटेड बैंक को शामिल कर दिया तो 12 कितना हो जाएगा? तो सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंकों की संख्या वर्तमान में कितना है? 13 है। आईडीबीआई लिमिटेड को जोड़ दीजिएगा, आईडीबीआई लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी अगर जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाता, नहीं तो उसको निकाल दीजिए तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कितना होगा? 12। लेकिन पहले कितना था? 21 था। 21 था। तो सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 21 थी, लेकिन एनडीए के सरकार गठित होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कई बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया?
मिला दिया गया। और ये जानना बहुत जरूरी है कि किस बैंक में किसको मिलाया गया। ठीक है, ये जानना बहुत है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सार्वजनिक भारतीय व्यापारिक बैंक कितने भागों में बांट सकते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की कितनी हिस्सेदारी? 51% या 50% से अधिक। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12। आईडीबीआई लिमिटेड शामिल इसमें नहीं है, उसको भी शामिल कर दीजिए तो 12 एक। और आईडीबीआई लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के ही बैंक है, लेकिन कभी कभी वर्गीकरण में उसको बाहर कर दिया जाता है, तो अब जो भी कह लीजिए। लेकिन जिसकी संख्या अभी 12 है, पहले कितना था? 21 था। पहले कितना था? 21 था। बाद में कई बैंकों को आपस में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। क्यों किया गया विलय? तो सरकार का मानना था कि विलय करने से बैंकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। बैंकों के आपस विलय करने पर बैंक का जो मूल चुकता पूंजी उसमें काफी वृद्धि होगी और बैंक का विस्तार काफी तेजी से होगा। अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। कई प्रकार की बातें कही गई थी और कई बैंकों को आपस में मिला दिया गया था। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस बैंक को किस में मिलाया गया, क्योंकि ये अब पूछ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में किसको मिलाया गया? ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिलाया गया। और दूसरा मिलाया गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट में लिख दिया है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक में मिल गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मिल गया? पंजाब नेशनल बैंक में मिल गया। यानी ये दोनों बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब किसका अस्तित्व है? यानी कि ये दोनों बैंक अब किस नाम से जाने जाएंगे? लेकिन विलय के बाद भी व्यवस्था ये किया गया है कि बैंकों का विलय हो गया, लेकिन लोगों का विलय, यानी पंजाब नेशनल बैंक के लोगों में इन दोनों बैंकों के लोगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो विलय में यह बात रखी गई है कि विलय तो संपूर्ण रूप से हो गया, लेकिन हर एक बैंक का अपना एक लोगो था जिसका विलय नहीं किया गया। जैसे अब पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को जो मिलाया गया, तो अब क्या होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के जो लोगो होंगे या पंजाब नेशनल बैंक का जो बोर्ड होगा उसके लोगो, पंजाब नेशनल बैंक के लोगों के नीचे इन दोनों बैंकों के भी लोगो लगाए जाएंगे। यानी बैंक का विलय हो गया, लोगो का विलय नहीं। दूसरा आपको याद रखना है, केनरा में विलय हुआ है किसका? सिंडिकेट का। केनरा में विलय क्या हुआ? सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। यानी सिंडिकेट बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब कौन बैंक बचा है? केनरा बैंक का। तीसरा आपको याद रखना होगा इंडियन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ है? इलाहाबाद बैंक का, ठीक है। इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ है? यानी इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब किसका बचा है? इंडियन बैंक का। लेकिन बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया, लोगों का अस्तित्व समाप्त। यानी केनरा के बोर्ड पर इंडियन बैंक के बोर्ड पर इलाहाबाद बैंक का भी लोगो लगा रहेगा। उसके बाद यूनियन बैंक में, ठीक है, यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और दूसरा, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक का। तो किस बैंक में किसका विलय क्या है सरकार समझ गए ना। सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ है? केनरा में। सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ है? यूनियन बैंक में। किसका किसका विलय हुआ है? आंध्रा और कॉरपोरेशन का। पीएनबी में किसका विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ। इलाहाबाद बैंक को किस में मिलाया गया है?
तो इस तरह बैंकों के आपस में विलय हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या जो पहले 21 हुआ करती थी, अब वो घटकर कितनी रह गई है? 12 बैंक का लिस्ट आपके नोट में दिया हुआ, देख लीजिए। उसका मुख्यालय याद करना बहुत जरूरी है कि किस सार्वजनिक बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर है। देखिए, थोड़ा देखिए नोट को। क्लियर है दोस्तों? सारा का मुख्यालय क्या कर लेना है? याद कर लेना। कोई यहां तक समझने में कोई दिक्कत? निजी क्षेत्र का बैंक जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार है, जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार है। अब निजी क्षेत्र का बैंक भी कोई एक के व्यक्ति का नहीं होता है। निजी क्षेत्र के बैंक के भी चुकता पूंजी का हिस्सेदारी कई लोगों के पास होता है। जिन लोगों के पास जितना का शेयर होता है उसका उतना ही बैंक पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। भारत के निजी क्षेत्र के जो अग्रणी बैंक है उसमें आईसीआईसीआई का नाम आता है, एचडीएफसी का नाम आता है, एक्सिस बैंक का नाम आता है, बंधन बैंक का नाम आता है। ये सब भारत के कुछ निजी क्षेत्र के अग्रगण्य बैंक है जो जनता के बीच में काफी ज्यादा पैठ बना चुके हैं। कुछ निजी क्षेत्र के बैंक का नाम दे दिए हैं क्योंकि कभी इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है। तो हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को पहचानने में अब कोई दिक्कत, क्योंकि अब इसकी संख्या मात्र कितना रह गया है? 12 रह गया है। कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? किस बैंक का विलय किस में हुआ है क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? आइए तो देखिए बंटवारा कैसे हुआ। व्यापारिक बैंक को पहले विदेशी बैंक और भारतीय बैंक का बंटवारा किस तरह? सार्वजनिक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे हैं जिसमें 51% या 50% से अधिक शेयर किसके पास हो? सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या मात्र कितनी रह गई है? आईडीबीआई लिमिटेड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। हालांकि उसको जोड़ ही दीजिए, देना पड़ेगा क्योंकि आईडीबीआई लिमिटेड को अब बैंक का पूरी तरह से दर्जा सरकार ने दे दिया है। तो कुल सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कितना? 13। और एसबीआई आईडीबीआई को हटा देंगे तो 13 में से 2 घटा दीजिए, कितना? 11 हो जाएगा। और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के मुख्यालय को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए? आगे बढ़ जाए। अब आइए आगे पढ़ते हैं बैंकों के कार्य। बैंकों के कार्य है ना अब, ठीक है। और बैंकों के कार्य में व्यापारिक बैंकों के कार्य करते। कुछ 2 पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। जैसे भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1880 में हुई, और सॉरी 1881 में हुई। तो ये सब याद करने वाले तथ्य है। भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था जो 1881 में स्थापित हुआ था। लेकिन अवध कॉमर्शियल बैंक जो खुला था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा लगा हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से वह बैंक खुला था। पूर्ण रूप से भारतीय पैसों से खुलने वाला पहला बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है जो 1894 में खुला। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को खोला गया जो पूर्ण रूप से भारतीय पैसों से खुलने वाला बैंक था। इंदिरा गांधी का सरकार 2 बार बैंकों का जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीयकरण किया। पहली बार 19 जुलाई 1969 को और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को। जिस तरह अभी बैंकों को बेचकर प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तरह इंदिरा गांधी का जब शासनकाल चलता था, ठीक है, 75-80 का दौर, तब प्राइवेट बैंक को सरकारी किया जाता था। एक साथ 19 जुलाई 1969 को
19 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंक को एक साथ क्या कर दिया गया। उसके बाद तो उद्योगपति सब इतना डरने लगा कि कोई भी उद्योगपति नया उद्योग ही नहीं खोलता था। उनको लगता था कि कहीं खोले तुरंत राष्ट्रीयकरण हो गया तो क्या होगा। अब अंदाज लगाइए 19 जुलाई 1969 को उन लोगों पर क्या बीती होगी जो वर्षों के मेहनत से बैंकों को खड़ा किए और सुबह उठे पता चला बैंक तो सरकार का हो गया है। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो एक दौर था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वो दौर इंदिरा गांधी का दौर था। और एक दौर आज है जब राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। ये दौर नरेंद्र मोदी जी का है दोस्तों। खैर, सरकार पर किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं, लेकिन आपको बता रहे थे कि एक और दौर था कि जब प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको आप दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और उसका बॉर्डर लाइन कब? 1991। 1991 से पहले, ठीक है, 1991 से पहले भारत का दौर कैसा दौर था और 1991 के बाद भारत का दौर कैसा हो गया? पूंजीवादी हो गया। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक, आप 1991 के पहले का जो नजरिया देखिएगा ना, तो उस समय सरकार का नजरिया समाजवादी था। और 1991 से पहले सरकार का नजरिया समाजवादी क्यों था? तो ये बैंकों के नजर से ही देखिए, आप बैंक पढ़ रहे हैं। उस समय प्राइवेट बैंक को, ठीक है, प्राइवेट बैंक को क्या कर दिया गया? सरकारी कर दिया गया, यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। पहली बार 19 जुलाई 1969 को, दूसरी बार 15 अप्रैल 1900। और यह दौर पूंजीवादी क्यों कहा? इसके कई मायने हैं, हम कई तरह से साबित कर सकते हैं कि 1991 के बाद का दौर पूंजीवादी का दौर था। लेकिन बैंक के नजरिए से ही देखिए, कई बैंकों को आपस में मिला दिया। अब तो सरकार कई बैंकों को बेचने का तैयारी कर लिया है। ठीक है, बार बार ऐसा रिपोर्ट, नीति आयोग का तो कहना है कि एसबीआई रखेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। कई बार नीति आयोग के सदस्य ये बयान दे चुके हैं कि भारत सरकार अब केवल एसबीआई को रखने का विचार कर रही है और सारे बैंकों को प्राइवेट हाथ देने का विचार कर रहा है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है, ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है कभी रूप से पूर्ण रूप से मिश्रित रहा नहीं। आप 1991 का जो पहले का दौर देखिएगा तो पहले ऐसे ऐसे कौम होते थे कि लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी। लेकिन आप 1991 के बाद का दौर देखिएगा तो ऐसे ऐसे कौम हो रहा है कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित होकर भी कभी भी पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर खरा नहीं उतरा। कभी वो समाजवादी के तरफ झुका रहा तो कभी वो पूंजीवादी के तरफ झुका रहा। 1991 से पहले की सरकार जहां समाजवादी की ओर झुका रहा, तो 1991 के बाद आने वाला सरकार पूंजीवादी के तरफ झुका हुआ है। और वर्तमान की सरकार तो कब चाहती है कि पूंजीवादी पर चढ़ कर इतना लंबा छलांग एक बार में ही लगा दे कि अमेरिका को बराबर कर दे। खैर, भारतीय जनता ऐसा होने देगा? इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख का जिक्र हुआ था ना। अब पता नहीं, अभी तक 10 लाख में 1 लाख नहीं निकला है। निकला है? आइए दोस्तों, हम लोग अब कहेंगे, पढ़ेंगे बैंक के काज, बैंक के।
और बैंक में हम व्यापारिक बैंक के कार्यों को पढ़ते। व्यापारिक बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। व्यापारिक बैंक के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। केंद्रीय बैंक को हम आगे चर्चा करेंगे, केंद्रीय बैंक का चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन व्यापारिक बैंक को कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, व्यापारिक बैंक के कार्य को कितने भागों में 3 भागों में। एक प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य या गौण कार्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सेकेंडरी वर्ग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, यानी कि बैंक ऐसे कार्य जिसके लिए वे इंटरनेट का मदद लेती है उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के दायरे में रखा जा सकता है। जैसे एटीएम की सुविधा जो आप बैंक दे रहा है यह भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के अंतर्गत आ रहा है। तो वर्तमान में जो व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक की विशेषता को आप समझ गए ना? 4 विशेषता हम बताए थे आपको। उन व्यापारिक बैंकों के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का मतलब वो सर्विस जिसके लिए बैंक नेट का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए बैंक किसी अन्य प्रकार से पैसे भेजने या पैसे इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कहा जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में कौन कौन मुख्य सर्विस बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं बैंक के प्राथमिक कार्य पर। बैंक के प्राथमिक कार्य केवल 2 हैं, ठीक है। बैंक के प्राथमिक कार्य केवल कितने हैं? 2 है। पहला जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये 2 ही मुख्य कार्य। ये 2 कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य प्राथमिक कार्य नहीं है। तो एक व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत केवल कितने कार्य आते हैं? 2 कार्य आते हैं। प्राथमिक कार्य केवल कितने हैं? 2 है। और वो कौन कौन है? वो 2 कार्य है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि बैंक अगर जमा स्वीकार करते हैं तो कैसे और किस तरह से, और बैंक अगर उधार देती है तो किस तरह का और कितने प्रकार के, ये बातों को हमें समझना है। तो प्राथमिक कार्य की संख्या केवल कितनी है? 2 है। और वो 2 कौन कौन है? क्या 2 कार्य के अतिरिक्त और भी कोई प्राथमिक कार्य है? नहीं, 2 कार्य के अतिरिक्त कोई भी प्राथमिक कार्य नहीं है। अब आइए कि बैंक या व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार कैसे करती है। तो जमा स्वीकार करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों का कई तरह के खाता खोलते। जमा स्वीकार करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों का कई प्रकार के खाता खोलते हैं और ग्राहक अपने सुविधा के अनुसार उन खातों में, उन अकाउंट में समय समय पर क्या करते रहते हैं? जमा करते रहते हैं, मुद्रा जमा करते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो बैंक जमा राशि स्वीकार करने के लिए, बैंक जमा राशि स्वीकार करने के लिए अपने ग्राहकों का खाता खोलते हैं और ग्राहक अपने खाता में अपने सुविधा अनुसार समय समय पर मुद्रा के रूप में या अन्य किसी रूप में जमा करते रहते। आखिर जमा करने के लिए बैंक कितने प्रकार के खातों को खोलता है? आखिर जमा
स्वीकार करने हेतु बैंक कितने प्रकार के खातों को खोलता है, तो जितने प्रकार प्रमुख जो खाता है दोस्तों, प्रमुख खाता है सबसे पहला आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सावधि जमा खाता, या इसका एफडी नाम काफी ज्यादा चर्चित है। निजी एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब ये खाते किस प्रकार के खाते हैं? इस खाते में एक निश्चित समय सीमा के भीतर पैसा जमा करवाया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई ग्राहक या जनता एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कर देते हैं और उस निश्चित समय से पहले वे पैसा को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर निश्चित समय से पहले पैसा निकाला जाएगा तो बैंक उसके लिए पहले से शर्त तैयार रखते हैं और वे शर्त कभी भी ग्राहक के हित में नहीं होते हैं, वे शर्त बैंक के ही हित में होते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट समझ गए। जब ऐसा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का परिभाषा हम यही दे सकते हैं कि ऐसा अकाउंट जिसमें निश्चित समय के लिए निश्चित रकम जमा कर दी गई हो, उसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जिस निश्चित समय के लिए धनराशि जमा की गई है, उस निश्चित समय से पहले धन को अगर निकाला जाएगा तो इसके लिए बैंक कई तरह के कटौती जारी करती है और इस पर जो ब्याज देती है दोस्तों वो भी काट लेती है। या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर अगर उसे हम निर्धारित समय से पहले निकालते हैं तो उस समय जो शर्त बैंक ग्राहक पर थोपता है वे शर्त ग्राहकों के हित में ना होकर किसके हित में होते हैं? अब है कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में किसी भी तरह कभी भी बिना निश्चित समय से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घाटा में कौन रहेगा? ग्राहक। या ऐसा भी हो सकता है कि न्यायपालिका के आदेश से भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से निश्चित समय से पहले पैसा निकल जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन जो मूल बात है आप समझ गए हैं, जब अकाउंट में निश्चित समय के लिए निश्चित रकम जमा कर दी जाती है तो उस अकाउंट को क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट की खासियत होता है कि हर तरह के, आप समझते, इससे पहले व्यापारिक बैंक के बारे में बात की कि व्यापारिक बैंक जमा जो लेती है या उधार जो देती है उस पर ब्याज देती है और ब्याज लेती है। जमा पर हुए अपने ग्राहकों को ब्याज देता है, ऋण पर हुए अपने ग्राहकों से ब्याज। और व्यापारिक बैंक की खासियत है जमा पर कम ब्याज, उधार पर। लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट कहिएगा इस पर ब्याज दर काफी ज्यादा देती है बैंक। अन्य खातों के तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? सावधि जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का क्या कहलाता है? टाइम लिएबिलिटी कहलाता है, यानी कि सावधि देनदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल राशि बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है या सावधि देनदारी कहलाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? दूसरा खाता पर आइए। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट समझ गए? फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसा बैंक का क्या कहलाता है? टाइम लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल राशि, मतलब बैंक के पास जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, एक बैंक के पास जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उसमें जितना भी पैसा है उसका कुल योग उस बैंक का क्या कहलाएगा? टाइम लिएबिलिटी कहलाएगा।
उदाहरण के लिए अगर एसबीआई ने घोषणा किया कि हमारा टाइम लिएबिलिटी 10,580 करोड़ है, तो मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा जमा है। क्लियर है ना। दूसरा करेंट डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह के अकाउंट खासकर कौन रखते हैं? व्यापारी वर्ग के लोग। ठीक है। करेंट डिपॉजिट अकाउंट प्राय व्यापारी वर्ग के लोग रखते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो रखते हैं। यानी बिजनेस करने वाले लोगों के बीच जो सबसे चर्चित और सबसे पॉपुलर अकाउंट है वो कौन है? करेंट डिपॉजिट अकाउंट। अब ये व्यापारियों के बीच इतने चर्चित, इतने पॉपुलर ये अकाउंट क्यों है? तो इस अकाउंट में सुविधा रहती है, जब मन तब पैसा डाल सकते हैं, जब मन तब निकाल सकते हैं। जब मन तब डालिए और जब मन पैसा निकालिए। इसीलिए व्यापारी वर्ग के लोग इस अकाउंट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और दूसरा, इस अकाउंट की जो खासियत होती है कि इस अकाउंट ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग रखते हैं और ये भुगतान प्रायः चेक के माध्यम से ही करते हैं। इसीलिए इस अकाउंट को चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चेकिंग अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट को क्या कहा जाता है? चेकिंग अकाउंट कहा जाता है, चेकिंग खाता कहा जाता है। और अमेरिका में तो इसका नाम ही चेकिंग खाता है। यानी करेंट डिपॉजिट अकाउंट ना कहकर अमेरिका में इस तरह के खाते को क्या कहा जाता है? चेकिंग खाता। तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट की दो विशेषता ध्यान दीजिए। करेंट डिपॉजिट अकाउंट की दो विशेषता होती है कि यह अकाउंट ज्यादातर कौन रखते हैं? व्यापारी वर्ग के लोग रखते हैं। और इस अकाउंट में सुविधा होती है कि जितनी बार जितना मन चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, जितनी बार जब चाहे पैसा जमा करने निकालने पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर बैंक नहीं लगाती है। दूसरा कि यह खाता एक तो व्यापारी वर्ग के लोग रखते हैं और वे भुगतान के लिए प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं? चेक का। यानी करेंट अकाउंट के माध्यम से भुगतान अधिकतर चेक के माध्यम से होता है। इसीलिए इस अकाउंट को चेकिंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस खाता पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, उल्टे इस अकाउंट के रख रखाव के लिए सर्विस चार्ज वसूल करता है। ठीक है। ग्राहक का संबंध अगर बैंक से बहुत अच्छा है तब सर्विस चार्ज वे नहीं भी वसूल सकता है, लेकिन प्रायः बैंक करेंट अकाउंट रखने के लिए कुछ सर्विस चार्ज अपने ग्राहकों से वसूल करती है। इस प्रकार के अकाउंट पर कोई ब्याज बैंक नहीं देती है, उल्टा अपने ग्राहकों से इस खाता का मेंटेन करने के लिए कुछ सर्विस चार्ज वसूल करते रहती है समय समय पर। क्लियर? बात समझ गए? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट समझे, करेंट डिपॉजिट। अगला है, अब सेविंग के बारे में क्या बताना, सबके पास होगा। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसका नाम है सेविंग करने के लिए, जनता को छोटी। आप जानते हैं ना, किसी भी देश में पूंजी का निर्माण वहां के नागरिकों के द्वारा किए जाने वाले बचत का परिणाम होता है। इससे पहले जब हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे तो आपको बताए थे कि एक देश में पूंजी का निर्माण केवल और केवल जनता के बचतों के द्वारा होगा। तो जनता को छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जनता को छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए ही बैंक इस तरह का अकाउंट का सुविधा देती है। यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने का मतलब होता है, सेविंग अकाउंट बातचीत करने लगता है अकाउंट खुलवा रहे, बातचीत नहीं, ठीक है, बातचीत करिएगा
जो भी बोलेंगे ऊपर ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आपसे पूछेगा कि एक देश में पूंजी का निर्माण केवल और केवल किस विधि से होता है? बचत के द्वारा। लेकिन आपको हम बताए कि लोग बचत करेगा, घरे में रखेगा, पूंजी निर्माण हो जाएगा? है? नहीं होगा। एक गांव में सबके पास 10-10 लाख रुपया जमा है बचत का, ठीक है? एक गांव में सबके पास 10-10 लाख रुपया बचत का रखा हुआ है। अगर वे घरे में रखा हुआ है तो क्या वह देश के लिए पूंजी निर्माण का काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर बैंक में चला जाएगा तो एक साथ ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। अब बैंक जो है दूसरा गांव में प्रचार कर देगा कि लोन लेना है तो हमारे पास आइए क्योंकि पैसा बहुत है। तो दोस्तों बचत ही सिर्फ पूंजी निर्माण नहीं कर सकता है। जरूरत है उस बचत का एक जगह इकट्ठा होना, और बचत को एक जगह इकट्ठा करने की भूमिका ही अदा करता है बैंक। और बैंक उन बैंक खासकर छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार के अकाउंट की सुविधा देती है? सेविंग अकाउंट की। और सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज देती है, यह ब्याज दर सबसे कम होती है। बैंक अपने सभी खातों पर जो ब्याज देती है, उसमें सबसे कम ब्याज दर किस खाता पर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब सेविंग खाता में जमा पैसा डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमांड लिएबिलिटी। जिस तरह फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा पैसा टाइम लिएबिलिटी कहलाए ना, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है। ठीक उसी तरह सेविंग अकाउंट में जमा पैसा और करेंट, सेविंग के अलावा और कौन? करेंट। सेविंग और करेंट डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का क्या कहलाता है? डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का टाइम लिएबिलिटी कहलाता है, तथा करेंट डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल राशि बैंक का। क्लियर हो गया? बात समझ गए? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सबसे कम ब्याज दर बैंक किन खातों पर देती है? छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा? सेविंग अकाउंट। व्यापारी वर्ग के लोग अधिकांश तक कौन अकाउंट रखते हैं? करेंट अकाउंट। चेकिंग खाता किसे कहा जाता है? करेंट अकाउंट को कहा जाता है। चेकिंग खाता किसे कहा जाता है? करेंट अकाउंट को कहा जाता है। दोस्तों आते हैं चौथा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता। अब देखिए आवर्ती जमा खाता क्या है, समझ लीजिए। जब व्यक्ति निश्चित समय के लिए, जब कोई व्यक्ति या कोई ग्राहक या जनता, जब कोई ग्राहक निश्चित समय के लिए अपने खाते में प्रति माह, निश्चित समय के लिए प्रति माह निश्चित धनराशि जमा कर रहा है, तो वैसे खाते को क्या कहते हैं? आवर्ती जमा। एक बार पुनः समझिए। जब ग्राहक निश्चित समय के लिए प्रति मास एक निश्चित धनराशि अपने खाते में जमा करते हैं, तो इस तरह के खाते को क्या कहते हैं? यानी कि एक ग्राहक ने बैंक के साथ शर्तों पर हस्ताक्षर किया, और शर्त पर इस तरह हस्ताक्षर किया कि 3 साल तक लगातार प्रति महीना 12,000 रुपया अकाउंट में जमा करना है। ठीक है?
एक ग्राहक बैंक के साथ एक शर्त पर हस्ताक्षर किए। शर्त यह था कि ग्राहक ने कहा कि 3 वर्ष तक प्रत्येक माह वे अपने अकाउंट में कितना जमा करेंगे। इस तरह का जो ये अकाउंट है ये अब क्या हो गया है, आवर्ती जमा खाता। कोई दिक्कत है? यानी आवर्ती जमा खाता में ग्राहक एक निश्चित समय तक प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा करते हैं। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नोट पर, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा पैसा भी टाइम लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक जगह टाइम लिएबिलिटी दिया हुआ लेकिन एक दूसरा जगह दिया गया डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है। डिमांड लिएबिलिटी को काट दीजिए। रिकरिंग अकाउंट में जमा धनराशि बैंक के टाइम लिएबिलिटी में अंतर्गत आता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंतर्गत जमा कुल धनराशि बैंक के टाइम लिएबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिमांड लिएबिलिटी वाला काट दिए ना। रिकरिंग अकाउंट में एक जगह छूट गया है, डिमांड लिएबिलिटी भी, मतलब एक जगह गलत लिख दिया गया। हाँ, वो बात जो था ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में नहीं लिखा हुआ कि करेंट डिपॉजिट अकाउंट का जमा धनराशि डिमांड लिएबिलिटी कहलाता है, वो बात वहां लिखा गया। तो क्या हुआ? टाइम लिएबिलिटी एक पारिभाषिक शब्द है। टाइम लिएबिलिटी क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है। ध्यान दीजिए, टाइम लिएबिलिटी क्या होता है? तो टाइम लिएबिलिटी एक पारिभाषिक शब्द है। और यह पारिभाषिक शब्द क्या है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का क्या कहलाएगा? टाइम लिएबिलिटी कहलाएगा। और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट में जमा कुल धनराशि बैंक का डिमांड लिएबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो डिमांड लिएबिलिटी और टाइम लिएबिलिटी जो है एक प्रकार का पारिभाषिक शब्द है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। और रिकरिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज देता है। सबसे अधिक ब्याज दर बैंक अपने किन खाता धारक को देता है? रिकरिंग वाले को, रिकरिंग से थोड़ा कम फिक्स्ड वाले को, और सबसे कम सेविंग वाले को, और नहीं देता है करेंट वाले को। तो एक बैंक में जमा करने हेतु कई प्रकार के खाते होते हैं, लेकिन मुख्य कितने खाते होते हैं? 4 खाते होते हैं। मुख्य कितने खाते होते हैं? 4 खाते। टाइम लिएबिलिटी वाला खाता कौन कौन है बताइए तो? फिक्स्ड और रिकरिंग। आपको दिक्कत नहीं होगा। फिक्स्ड का मतलब, फिक्स्ड हो गया तो मतलब जब मन तब निकाल सके। ध्यान रखिए, ऐसा खाता जिससे पैसा जब मन तब निकाल सके, मतलब वो बैंक का डिमांड लिएबिलिटी है। ऐसा खाता जिसमें पैसा निश्चित समय के बाद ही निकाल सके, वे बैंक का क्या है? टाइम लिएबिलिटी है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में शर्त पूरा होने के बाद ही ना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि सब कुछ समय पूरा होने के बाद ही ना पैसा निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट वाला पैसा क्या कहलाएगा? टाइम लिएबिलिटी कहलाएगा। और डिमांड और करेंट सेविंग अकाउंट वाला और करेंट अकाउंट वाला पैसा क्या कहलाएगा? तो डिमांड लिएबिलिटी क्या है, टाइम लिएबिलिटी क्या है, क्लियर हो गया ना। सबसे अधिक ब्याज दर बैंक अपने कौन खाता धारक को देता है? किस खाता पर कोई ब्याज दर नहीं दिए जाते हैं? करेंट। किस खाता को रखने पर बैंक उल्टा सर्विस चार्ज वसूल करती है? करेंट। चेकिंग खाता किसे कहते हैं? व्यापारियों के बीच लोकप्रिय खाता कौन है? करेंट है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो सावधि जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, चारों खाता समझ गए।
निश्चित समय सीमा, ध्यान दीजिए, ऐसा खाता जिसमें निश्चित समय तक प्रति माह निश्चित धनराशि जमा करना पड़े उसे क्या कहेंगे? उसे आवर्ती जमा खाता कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि बैंक जो जमा स्वीकार करती है उस पर ब्याज दर देती है। बैंक जो जमा स्वीकार करती है उस पर ब्याज दर। इधर बहुत लगता है कुछ लोग नौकरी नहीं करने के मूड से आया है, हमको पता चल रहा है जो वाला हूं सबको नौकरी करना ना है, गड़बड़ चीज बोल रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिए आसान तरीका से। दिमाग हमारे क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सुनना है, समझना है। अब बगल जो ताका झाकी करते कोई परीक्षा में कम देगा है? अभी बताए समझे तो मने मन उसका विस्तार दीजिए कि क्या समझे हम। अपना समझ लिया, बगल वाला को समझा रहे हैं। अरे बगल वाला को घर में जाकर समझाइएगा। बहुत को ऐसा भी देखे, अभी लग रहा है अब खुद समझ गया है, अब बगल वाला है लो थो, ठीक है, उसको अब समझा रहा है। उसको समझाने का काम हमारा है, एक नहीं तीन चार बार बोलते हैं, समझेगा कैसे नहीं विद्यार्थी। इसीलिए खुद समझिए, अब मन मन एंजॉय कीजिए समझ को। बगल वाले को समझाने का प्रयास, बगल वाला को हम बोलेंगे तब समझेगा, नहीं समझेगा फिर से समझाएंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए कि बैंक जो जमा स्वीकार करती है, बैंक जो जमा स्वीकार करती है उस पर ब्याज दर देती है। सबसे ब्याज दर रिकरिंग यानी आवृत्ति पर मिलता है। तो बैंक जो ब्याज देती है वह ब्याज का निर्धारण कौन करेगा? तो हर बैंक जमा पर ब्याज जो देगी उसका निर्धारण खुद करता है। प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि पर, भिन्न भिन्न खातों के जमा राशि पर क्या ब्याज देगा इसका निर्धारण बैंक स्वयं करता है। पीएनबी अपने सेविंग अकाउंट वाले को कितना ब्याज देगा ये पीएनबी बैंक स्वयं निर्णय लेंगे। एक्सिस बैंक अपने सेविंग अकाउंट वाले को कितना ब्याज देंगे ये एक्सिस बैंक स्वयं निर्णय लेंगे। तो प्रत्येक बैंक अपने खाता धारकों को, अपने विभिन्न खाता धारकों को क्या ब्याज देंगे इसका निर्णय स्वयं बैंक करता। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक इसका निर्धारण आरबीआई करता था। आरबीआई तय करता था कि बैंक को सेविंग अकाउंट पर कितना ऋण देना है, कितना ब्याज देना है, रिकरिंग पर कितना ब्याज देना है, फिक्स्ड डिपॉजिट पर कितना ब्याज देना है, इसका निर्णय आरबीआई करता था। लेकिन वर्तमान में यह काम बैंक स्वयं करता है। लेकिन सभी अकाउंट पर या सभी खाता पर ब्याज दर की ऊपरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकों के द्वारा विभिन्न खातों व विभिन्न खाता धारकों को जो ब्याज दिया जाएगा वह ब्याज की अधिकतम सीमा का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। लेकिन बैंक अपने ग्राहकों को और जिस खाता जो भी खाता धारक है उसको क्या ब्याज दर देगा यह बैंक स्वयं निर्णय करता है। लेकिन ब्याज की ऊपरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो बैंक का प्राथमिक कार्य केवल 3 है कि 2 है? 2 ही है। प्राथमिक कार्य केवल कितने हैं? 2 है। जमा स्वीकार करना, उधार प्रदान। जमा स्वीकार करना, उधार। जमा स्वीकार कैसे हुआ आप देख ही लिए, खाता खुला उसमें जमा हो गया। दूसरा मुख्य काम है उधार। उधार को आप ऋण भी कह सकते हैं या लोन शब्द काफी ज्यादा प्रचलन में रहता है। ठीक है, उधार कहिए, ऋण कहिए, लोन कहिए, बात इक्वल टू है। तो बैंक के दूसरे प्राथमिक कार्य है ऋण या लोन प्रदान करना।
अब ऋण कैसे प्रदान करता है कोई बैंक? तो ऋण प्रदान के लिए पहले वे जमानत की मांग करते हैं। ठीक है, ऋण प्रदान करने के लिए बैंक किसकी मांग करते हैं? जमानत की मांग करते हैं। ठीक है, यानी कि बिना जमानत के आपको ऋण नहीं मिल सकता। अगर आपको बैंकों से ऋण लेना है तो आप बैंक आपसे किसकी मांग करेगा? जमानत की मांग करेगा। जमानत में क्या हो सकता है? जमानत में घर हो सकता है, जमीन हो सकता है, गहना हो सकता है, ठीक है, आभूषण हो सकता है, वगैरह वगैरह कई तरह के जमानत हो सकते हैं जिसका मांग बैंक कर सकता। तो ऋण लेने के लिए बैंक ग्राहकों से किसकी मांग करता है? जमानत। कुछ ऐसे ऋण बैंकों के तरफ दिए जाते हैं जिसमें कोई जमानत राशि की आवश्यकता। ऐसे ऋण सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाते हैं, जैसे बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाए जा रहे हैं, जिसमें बैंक लोन देते हैं लेकिन वे जमानत की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर जमानत के रूप में खुद बिहार सरकार मौजूद है कि आप दीजिए, भाग जाएगा तो हम दे देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण उपलब्ध कराते हैं बैंक, उसमें भी बैंक जमानत की मांग, क्योंकि वहां पर जमानत खुद प्रधानमंत्री है कि दीजिए, भाग जाएगा तो हम हैं। तो कई तरह के ऋण बैंक सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान करते हैं लाभार्थी को। ऐसे में वे जमानत की मांग नहीं करते क्योंकि वहां सरकार खुद जमानत के तौर पर मौजूद है। लेकिन अगर बैंक जब भी ऋण प्रदान करेगा वे जमानत की मांग करेगा, और ऋण की राशि हमेशा जमानत की राशि से कम होती है। जैसे आप घर जमानत के रूप में रख दिए हैं, आपका घर मान लीजिए कितना का है, तो कभी भी आपको बैंक 80 लाख का ऋण नहीं प्रदान करेगा, वे हमेशा 80 लाख से कम की ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, तो बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं उसके लिए वे किसकी मांग करते हैं? और ऋण की राशि जमानत की राशि से क्या होता है? कम होता है। ऋण की राशि जमानत की राशि से क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ऋण की राशि हमेशा जमानत की राशि से कम होगी, कम होगी। अब आइए कितने प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं दोस्तों। पहला है कैश क्रेडिट। पहला ऋण का टाइप क्या है दोस्तों? कैश क्रेडिट। पहला ऋण का टाइप क्या है? कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट में क्या है कि बैंक जमानत के तौर पर अगर किसी ग्राहक को एक निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति दे दे तो ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? अगर बैंक जमानत के तौर पर किसी ग्राहक को अपने खाते से एक निश्चित धनराशि निकलवाने की अनुमति दे दिया है तो इस तरह के ऋण को क्या कहते हैं? जैसे बैंक के पास कोई जमानत रखा और बैंक जमानत की जांच करके 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में भेज दिया, या उससे दे दिया कि आप अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं? 20 लाख निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एटीएम दे दिया और उसे अनुमति मिल गई कि उस अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं? 20 लाख निकाल सकते हैं। तो कैश क्रेडिट में खासियत क्या है कि आपको अनुमति अनुमति मिला है 20 लाख रुपए निकालने का, तो आप जितना निकालिएगा ना उतने का ऋण लगेगा। यानी मान लीजिए कि 20 लाख में पहला महीना आप 3 लाख रुपया निकाले तो पहला महीना का ब्याज सिर्फ कितना का लगेगा? 3 लाख का लगेगा, 20 लाख का नहीं लगेगा। अब फिर अगला महीना में हो सकता है कि आप 1 लाख जमा भी कर दे तो अब 2 लाख का ही ऋण लगे, 2 लाख का ही आपको ब्याज लगेगा, 3 लाख का ब्याज। यानी कि ऐसा ऋण जिसमें बैंक सीधे अकाउंट से एक निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति दे देता है, लेकिन वास्तविकता में ग्राहक जितना पैसा निकालता है उतना का ही ब्याज दर लगता है, उतना का ही ब्याज देना पड़ता है। तो समझिए उस ऋण का टाइप क्या है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट समझे? कैश क्रेडिट में क्या क्या विशेषता समझ गए? कैश क्रेडिट के तहत बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति दे देता।
कैश क्रेडिट वाले ऋण में ग्राहक अपने खाता से जितना पैसा निकालता है उतना का ही उसे ब्याज लगता है, उतना का ब्याज नहीं लगता है जितना निकालने की उसे अनुमति मिली है। कैश क्रेडिट ऋण में ग्राहक निकालते भी हैं और अगर उसे जमा करने का इच्छा है तो वे जमा भी करते रहते हैं। इस तरह के ऋण में बैंक वास्तव में उसी पैसा का ब्याज लेता है जो अकाउंट से निकला है, जो अकाउंट से, और अगर बाद में अगर कोई जमा कर दिया है तो जमा राशि को फिर घटाकर जितना बचा उसका ही ब्याज लेता है बैंक। तो इस तरह के विशेषता वाले ऋण को हम क्या कहेंगे? कैश क्रेडिट कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे आपको लोन मिल गया और सीधे बैंक आपको एटीएम दे दिया कि जाइए इससे 20 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। जमानत है, दिलवा देंगे। जमानत रहेगा तब ना दिलवा देंगे। ठीक है, हम जमानत है, कोई भी बैंक वाला चिनेगा हमको, पहचानेगा नहीं हमको। ठीक है दोस्तों, आइए आइए जल्दी से लोन सबके बारे में मत सोचिए, नौकरी के बारे में सोचिए, नौकरी के बारे में। ठीक है, लोन लेने का बात छोटा आदमी करता है। ठीक है, बड़ा आदमी लोन देने का कंपनी खड़ा करने के बारे में सोचता है दोस्तों। हल्ला मत करिए। तो कैश क्रेडिट समझे, लोन कैश क्रेडिट टाइप का है, ये हम विशेषताओं के आधार पर ही पहचान करेंगे। लोन का टाइप कैश क्रेडिट है, ये हम विशेषताओं के आधार पर ही पहचान करेंगे। और विशेषता क्या है हम आपको समझा दिए, समझ गए ना। दूसरा टाइप जो है, हल्ला मत करिए। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। दूसरा ऋण का टाइप क्या है दोस्तों? कैश क्रेडिट के विशेषताओं को आप समझ चुके हैं। ठीक है, जितना कैश क्रेडिट के तहत बैंक किसी भी तरह के जमानत को लेकर के एक निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति दे देता है। कैश क्रेडिट ऋण में यह सुविधा होती है कि व्यक्ति जितना ऋण निकाला है उतना का ही ब्याज लगेगा, बल्कि उतना का नहीं जितना का अनुमति मिला हुआ बैंक से। कैश क्रेडिट ऋण में ग्राहक ऋण की राशि निकालते हैं और लगता है कि वे जमा कर सकते हैं तो वे तुरंत जमा भी कर सकते हैं। कैश क्रेडिट में बैंक उन्हीं पर ब्याज लेता है जो वास्तव में ग्राहक निकाला है। दूसरा टाइप का ऋण है दोस्तों ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ऋण की सुविधा केवल किसको मिलता है? करेंट अकाउंट वाले को। ठीक है, ओवरड्राफ्ट ऋण की सुविधा केवल किन खाता धारकों को उपलब्ध होता है? करेंट अकाउंट रखने वाले खाता धारकों को, और वो भी सभी को नहीं, यानी कि जितने भी करेंट अकाउंट वाले खाता धारक हैं सबको यह सुविधा देगा बैंक, ऐसा जरूरी क्या? बैंक अपने विश्वसनीय करेंट अकाउंट धारकों को, बैंक अपने विश्वसनीय चालू खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। सभी करेंट अकाउंट धारकों को नहीं प्रदान करते, केवल विश्वसनीय करेंट अकाउंट रखने वाले खाता धारक को। अब ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट में सुविधा रहती है कि जीरो बैलेंस पर भी आप पैसे ले सकते। अधिकतम कितना लेगा यह बैंक और ग्राहक अपने शर्तों के अनुसार तय करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट में यही होता है कि आपके खाते में, बैंक खाते में पैसे नहीं है, फिर भी आप पैसा एक निश्चित सीमा तक निकाल सकते। ठीक है, हाँ, क्रेडिट कार्ड की अवधारणा पर ही आधारित है यह एक ऋण। समझ गए ना दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? ओवरड्राफ्ट
की सुविधा किस खाता धारकों को दिया जाता है? क्या ओवरड्राफ्ट की सुविधा सभी चालू खाता धारकों को दिया जाता है? नहीं, सभी चालू खाता धारकों को नहीं दिया जाता है, केवल विश्वसनीय चालू खाता धारकों को दिया जाता है। इस तरह के ऋण में सुविधा होती है कि चालू खाता धारक आप बैंक बैलेंस जीरो होने पर भी एक निश्चित सीमा तक धन निकाल सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक धन निकाल सकते हैं। निश्चित धन की सीमा क्या होगी? ये बैंक और ग्राहक के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है, बैंक और ग्राहक का आपसी संबंध जितना प्रबल रहेगा, धन की निश्चित सीमा यानी जीरो बैलेंस पर धन की निश्चित सीमा जो निकाला जाएगा वह राशि उतनी अधिक होगी। यह कोई तय नहीं होता है कि कितना निकाला जाएगा। ऋण का मतलब क्या होता है? कहते देना भी पड़ेगा। ऋण का मतलब ही होता है बाद में लौटाना। ठीक है, हाँ, अगर पैसा ना ले लिए और उसको लौटाने का मंशा नहीं है तो उसको ऋण के श्रेणी में हम कह सकते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या है? डिमांड लोन जब जमानत के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जब जमानत के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, कोई शेयर, कोई बीमा पॉलिसी, यानी कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख का बीमा पॉलिसी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 50 लाख का बीमा पॉलिसी है। 50 लाख है, हर बार आइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पागल हम ही है। शांत बैठे रहिए, शांत। ठीक है, नहीं तो आप दो चार को भी पहचानते हैं, हम पूरा लफड़ा को पहचानते हैं। उतार देंगे तो घर भागना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से बैठिए। लफड़ा गरी करिएगा ना, सबको परमानेंट एड्रेस पर जाकर धोएंगे ताकि पूरा नस्ल देख सके। तो दोस्तों जब जमानत के तौर पर क्या रख दिए हैं हम? फिक्स्ड डिपॉजिट। जब जमानत के तौर पर क्या रख दिए हैं? शेयर। जब जमानत के रोक पर क्या रख दिए हैं? यानी कि जमानत के तौर पर ये सब रखकर जब हम लोन लेते हैं तो इसी लोन को क्या कहते हैं? डिमांड लोन कहते, मांग ऋण कहते। जैसे आपका 50 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट था, वो रख करके, वे जमानत के तौर पर रख करके आप 20 लाख का ऋण लिए हैं, तो यह ऋण डिमांड ऋण की श्रेणी में, मांग ऋण की श्रेणी में आ जाएगा। तो जब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के पैसे, शेयर कोई आपके पास है, कोई बीमा पॉलिसी आपके पास है, और इस तरह के जमानत को रखकर आप लोन लिए, तो इस लोन को क्या कहते हैं? डिमांड लोन। इसका नाम डिमांड लोन इसलिए है दोस्तों, इसका नाम डिमांड लोन इसलिए है क्योंकि बैंक इसका कभी भी मांग कर सकता है। ठीक है, इस ऋण का नाम डिमांड लोन इसलिए है कि ताकि इस ऋण का नाम डिमांड लोन इसलिए है क्योंकि इसका बैंक कभी भी क्या कर सकता है? कभी भी मांग कर सकता है। अब आप कहिएगा कभी भी मांग कर सकता, हमारे पास नहीं रहेगा तब रहेगा कैसे? नहीं, ये जमा कर दिया है ना। हाँ, जैसे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, बैंक कहेगा कि अब दीजिए, जितना भी लिया है दीजिए, कहेगा नहीं देंगे, नहीं देंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट निकाल लेंगे, खेल खत्म। यानी कि आपका जमानत के तौर पर ऐसा कुछ रखा हुआ बैंक जिसे जब चाहेगा तब ऋण की राशि को वो क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। तो डिमांड, ब्याज नहीं लगेगा, हर पर ब्याज लगेगा दोस्तों। तो डिमांड लोन क्या है, समझ गए ना? डिमांड लोन प्राय जमानत के तौर पर क्या रखा जाता है, देख लिए ना। और इसे डिमांड लोन इसे कहते हैं क्योंकि इसकी मांग कभी भी बैंक कर सकता है। अब कहिएगा कभी भी बैंक कर देगा और हमारे पास नहीं रहेगा, उस समय तो हम क्या करेंगे? तो आप जमानत ही ऐसा चीज रखे हैं जिसे कभी भी नकदी में आसानी से बदला जा सकता है। आपको कहेगा, बैंक कहेगा कि आप जो डिमांड लोन लिए हैं जल्दी से दीजिए, आप कहेगा नहीं देंगे, तो गिरवी क्या रख दी है? कहेगा बीमे पॉलिसी आपका हम बेच देते हैं, तब आप तुरंत देने जाइएगा।
ठीक है, तो डिमांड लोन इसका नाम क्यों पड़ा है देख लिए ना। चौथा टाइप है दोस्तों टर्म लोन। चौथा टाइप क्या है? टर्म लोन। एसी, फ्रिज, कार, बस ये सब खरीदने के जो लिए लोन लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? टर्म लोन कहते हैं। क्लियर हो गया? एसी खरीदने के लिए, फ्रिज तो बड़ी सस्ता है, उसके लिए काहे लोन लेगा लो। एसी खरीदने के लिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए जो होम लोन लिए जाते हैं, ठीक है, वैसे गाड़ी खरीदने वाले लोन को क्या कहा जाता है? होम लोन। तो होम लोन यही सब लोन क्या कहला जाता है? टर्म लोन, जिसका महीना या त्रैमासिक या छमाही के तौर पर क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। तो बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन और टर्म लोन। ठीक है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन और टर्म लोन। क्लियर हो गया? चारों ऋण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों। कैश क्रेडिट में जमानत के तौर पर बैंक खाता से निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति कैश क्रेडिट ऋण में है दोस्तों। ठीक है, कैश क्रेडिट ऋण में वास्तव में जितनी की अनुमति निकालने की बैंक देता है उतना पर बैंक ब्याज नहीं लेता है, ब्याज उतना का ही लेना है जितना ग्राहक। कैश क्रेडिट में ग्राहकों की सुविधा रहती है कि वे निकाल सकते हैं और गमा सकते हैं। दूसरा टाइप है ओवरड्राफ्ट, जिसकी सुविधा केवल करेंट यानी चालू खाता धारकों को मिलता है, लेकिन सभी चालू खाता धारकों को या बैंक अपने विश्वसनीय चालू खाता धारकों को जीरो बैलेंस पर भी कुछ निश्चित धनराशि निकालने की अनुमति देता है और इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। उसके बाद दोस्तों डिमांड लोन, यानी जब जमानत की राशि पर बीमा पॉलिसी रखा जाए, जब जमानत की राशि पर फिक्स डिपॉजिट रखा जाए, जब जमानत की राशि पर कोई शेयर रखा जाए, शेयर बीमा पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट का पैसा जब हम जमानत पर रखकर लोन लेते हैं तो यह लोन क्या कहलाता है? डिमांड लोन एक ऐसा लोन होता है कि जिसकी मांग कभी भी बैंक कर सकता है और आपको जमा करना पड़ेगा। जमा नहीं करना पड़ेगा तो जमानत के तौर पर रखा ही ऐसा चीज है जिससे बैंक अपनी मांग कभी भी पूरी कर सकता है। और टर्म लोन तो समझ ही गए हैं, एसी के लिए ले, फ्रिज के लिए ले, गाड़ी के लिए ले, घर के लिए ले, जितने भी तरह का ऋण है ये सब क्या कहलाता है? टर्म लोन। क्लियर हो गया? तो एक व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य की संख्या कुल कितनी है? जमा स्वीकार करना ऋण। जमा स्वीकार करने के लिए मुख्य कितने खाते होते हैं? 4। अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 ही नहीं तो और भी खाते होते हैं। ठीक है, और भी खाते, लेकिन मुख्य कितने होते हैं? 4। ऋण कितने प्रकार के प्रदान किए जाते हैं? 4। यानी ऋण टोटल कितने? चारों ऋण के कॉन्सेप्ट को समझ गए दोस्तों? लगता है बहुत कुछ नया लड़का आया है, हल्ला गुल्ला करता है। हम कहते हैं कि पढ़ने में मजा नहीं आता है, कि इकोनॉमी ऊपर ऊपर चला जाता है। हल्ला हमको सबसे खराब क्या लगता है? हल्ला ने कौन में घुस घुस कर सोनू मोनू, ये क्या है? आराम से पढ़िएगा दोस्तों। ये हंसने आप जान रहे कि नौकरी इतना मुश्किल है दोस्तों कि हमको नहीं हुआ। आप समझिए इस बात को। आपको लग रहा है कि नौकरी आसान है, हम तो कर लेंगे, हंसते खेलते नहीं होगा, हंसते खेलते नौकरी नहीं होगा। जब तक कष्ट काट काट के दिन रात एक नहीं करिएगा नौकरी असंभव है दोस्तों। ठीक है, मिलिए अगले क्लास में।